कैसे हैं आप सभी? आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 37। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और फिर बताइएगा आपको पार्ट्स कैसे लगे। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जो जेजे था ना, वो ली के लिए पिज्जा लेकर गया था जब वो जेल में था। उसी तरह अब ली भी जेजे को जेल में देखने आता है और वो भी पिज्जा लेकर आता है। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि ली पूछता है, अरे अंकल, ये आपके सर पे चोट कैसी? अरे मेरे अंकल का सर फोड़ने की यहाँ हिम्मत किसकी हो गई? इस तरह दोस्तों ड्रामा करता है और ये जेजे आराम से पिज्जा खाने लग जाता है। ली कहता है कि आपकी प्यारी सी जो कंपनी है ना, बी वर्ड, उसकी नैया तो मैं डुबो के रहूंगा। उसका दिवाला मतलब मैं निकाल के रहूंगा। बेटा, ये कहाँ के सपने देख रहे हो? कुछ देर में मैं बाहर निकल जाऊंगा और फिर तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते, इसलिए जरा सावधान रहो। पर दोस्तों ली उसको और चिढ़ाता है तो जेजे परेशान होकर अपने सेल में वापस आ जाता है। वो बहुत ही टेंशन में होता है वैसे, और दीवार पर सीधे पंच करने लग जाता है कि ये सारी चीजें उस एंड्रयू की वजह से हुई है, उसे तो मैं सबसे पहले मारूंगा। अगले दिन दोस्तों नाथन और चेयरमैन की वाइफ शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, मस्त सज धज के जाते हैं। आज वो फाइनल मीटिंग है ना, क्योंकि जिसमें वोटिंग से ये फैसला होगा कि इस कंपनी का अगला चेयरमैन कौन होगा। चेयरमैन की वाइफ बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहती है कि नाथन से मतलब, बेटा तुम अपने पापा को नाश्ता कराने के लिए बुला लो। मुझे लगता है उन्हें डिमेंशिया है और वो तेजी से हर चीज को भूल जाते हैं। मुझे वैसे भी उनसे कुछ सवाल करना है जिससे साफ पता चल जाएगा कि उनकी बीमारी किस हद तक पहुंच गई है। नाश्ता करते वक्त वो चेयरमैन से पूछती है दोस्तों की एक बात बताइए, आप शेयर होल्डर्स मीटिंग में नहीं आ रहे है ना? सही कैसे किया ना मैंने? आप एक काम कीजिए, बहुत बढ़िया है, आप यहीं पर आराम कीजिए। चेयरमैन कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ के रखा हुआ है क्या? आज शेयर होल्डर्स मीटिंग में देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। कहकर वो पीए से पूछता है कि मेरी माँ ने नाश्ता किया या नहीं? ये सुनकर दोस्तों सभी चौंक जाते हैं। वो पूछता है कि ऑफिस जाने से पहले मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उन्हें वक्त पर खाना दिया करो, समझे? दोस्तों अब तो चेयरमैन की वाइफ को यकीन हो जाता है कि पक्का चेयरमैन को बहुत ही गंभीर डिमेंशिया हुआ है, क्योंकि चेयरमैन की माँ तो कई साल पहले गुजर चुकी थी। वो चेयरमैन से कहती है कि आपकी माँ आज खाना नहीं खाएंगी क्योंकि आज घर में मटन नहीं बना। चेयरमैन तो भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी, तुमने आज मटन नहीं पकाया। अभी जाओ और मटन पका कर लेकर आओ और चुपचाप मेरी माँ को दो, वरना इस घर से निकाल दूंगा। लगता है दोस्तों कुछ गड़बड़ी हो गई है चेयरमैन के दिमाग में। तो चेयरमैन की वाइफ नाथन से कहती है कि देखा बेटा, तुम्हारे पापा 25 साल से मुझे किस तरह टॉर्चर कर रहे थे। अब उन दोनों के जाने के बाद भी चेयरमैन अपनी माँ को देखने की जिद कर रहा होता है। तो पीए कहता है कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी माँ तो 20 साल पहले गुजर गई थी। चेयरमैन दोस्तों गुस्से में पीए का शर्ट पकड़कर उसको खूब सुनाता है कि कल रात मैंने अपनी माँ को गुड नाइट कहा था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तब तो वो ठीक थी और तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? पीए समझ जाता है कि बस गए चेयरमैन काम से, मेमोरी लॉस हो गया उनको। एंड वो तुरंत डॉक्टर को कॉल करता है जो घर आकर उसे एक इंजेक्शन देता है और कहता है कि ये डिमेंशिया नहीं है, असल में आपके दिमाग में बहुत परेशानी और टेंशन है और ऊपर से आप जो गलत मेडिसिन ले रहे थे ये उसी का साइड इफेक्ट भी है। उनके जाने के बाद चेयरमैन एंड्रयू से पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ का वो वीडियो किसी को दिखाया तो नहीं? एंड्रयू कहता है कि दिखाया तो था, पर सिर्फ कुछ शेयर होल्डर्स को दिखाया था ताकि वो हमारे पक्ष में वोट दे। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, लेकिन किसी और को वो वीडियो मिलना नहीं चाहिए। अगर वो वीडियो लीक हुआ तो कंपनी को भारी नुकसान होगा, याद रखना इस बात का। एंड्रयू कहता है कि ठीक है, आप आराम कीजिए, शाम को शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए तैयार रहिएगा। फिर दोस्तों ऑफिस में हमेशा की तरह चेयरमैन की वाइफ और नाथन एंड्रयू को चिढ़ाकर चले जाते हैं। एंड्रयू गुस्से में वो वीडियो नाथन को भेजता है जिसमें उसकी माँ मेडिसिन चेंज कर रही थी दोस्तों। एंड फिर वो नाथन को कॉल करके कहता है कि देखा तुम्हारी माँ का ये असली रूप। नाथन तो दोस्तों भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी माँ के बारे में ऐसा कहने की। एंड्रयू कहता है अच्छा मेरी हिम्मत कैसे भी, तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं, और तुम्हें अब भी यकीन नहीं होता क्या? तो अपने असिस्टेंट से पूछ लो। उसका असिस्टेंट भी कहता है कि सर ये सच है, हमने मेडिसिन चेंज किए थे और एंड्रयू ने किसी सीक्रेट कैमरा के जरिए ये रिकॉर्ड भी कर लिया था। एंड्रयू कहता है कि अब तो हो गए ना तसल्ली, जल्दी मेरे कैबिन में आ जाओ। नाथन बड़ी टेंशन में होता है कि आज शेयर होल्डर्स मीटिंग भी है और इस वक्त ऐसे वीडियो का लीक होना, नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इसलिए वो तुरंत एंड्रयू से मिलने जाता है। एंड्रयू कहता है कि आओ बैठो, अगर तुम नहीं चाहते कि ये वीडियो लीक हो तो बी वर्ड के अपने शेयर्स मेरे नाम कर दो। कहकर दोस्तों वो उसको एग्रीमेंट देता है, पर वो एग्रीमेंट पढ़कर कहता है कि तुम ये वीडियो कभी लीक नहीं करोगे क्योंकि उससे डोडो ग्रुप का इमेज पूरी तरह से खराब हो जाएगा और पापा तुम्हें ये कभी करने नहीं देंगे, इसलिए भाड़ में क्या तुम्हारा ये एग्रीमेंट। कहकर दोस्तों वो चला जाता है। एंड्रयू यहाँ सीधे चेयरमैन को कॉल घुमाता और पूछता है क्या मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग में ये वीडियो दिखा दूं? चेयरमैन कहता है कि बेवकूफी मत करो, ये मेरा मामला है, मैं हैंडल कर लूंगा इसको, तुम बीच में मत पड़ो वरना प्रॉब्लम और हो जाएगी और कुछ भी नहीं। ठीक है पापा, लेकिन मुझे बी वर्ड के शेयर्स खरीदने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए। चेयरमैन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फंड ट्रांसफर कर दूंगा।
अब दोस्तों यहाँ नाथन की टेंशन बढ़ जाती है। नाथन अपने असिस्टेंट के साथ टेंशन में घूम रहा होता है, तब असिस्टेंट उसके सर पर एक और पहाड़ तोड़ देता है कि सर एंड्रयू ने सीक्रेटली कुछ शेयर होल्डर्स को बुलाकर वो वीडियो दिखा दिया। नाथन बौखला जाता है और तुरंत अपनी माँ से मिलने जाता है। वहाँ उसकी माँ को देखो क्या कर रही है, डॉक्टर को कॉल करके पूछती है कि मेरे पति को सच में डिमेंशिया है ना या फिर कुछ और। डॉक्टर दोस्तों हाँ में जवाब देता है, तो वो कहती है कि आप शेयर होल्डर्स मीटिंग के दौरान ये बात बताइए ताकि सभी को पता चल जाए। कहकर वो कॉल काट देती है। इतने में नाथन आकर उससे शेयर्स खरीदने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट मांगता है। वहाँ चेयरमैन को दिखाते हैं जो शेयर होल्डर्स मीटिंग के लिए एकदम रेडी हो चुका है। डॉक्टर भी वहीं पर होता है दोस्तों। असल में चेयरमैन ने ही डॉक्टर से कहा था कि आप मेरी वाइफ से कह दीजिए कि मुझे डिमेंशिया नहीं है। और मीटिंग वेन्यू को दिखाते हैं जहाँ ली भी आया होता है। बोर्ड मेंबर्स ऊपर स्टेज पर बैठे होते हैं और बाकी शेयर होल्डर्स नीचे। सिंडी भी ली के साथ नीचे बैठी होती है, पर वो कहती है मुझे ऊपर बैठना है। कहकर वो ली का हाथ पकड़कर उससे भी ऊपर आने को कहती है, पर ली कहता है कि देखो पब्लिक में तमाशा मत करो। वो कहती है ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, मैं तो वहीं जाकर बैठूंगी। एंड वो स्टेज पर जाकर बैठ जाती है दोस्तों। लेकिन ये नाथन उसको धक्का देता है कि तुम नीचे जाओ, पर उसकी माँ कहती है कि अरे रहने दो उसको। बस दोस्तों इनकी खिचपिच के बीच मीटिंग हो जाती है शुरू और नाथन का असिस्टेंट बताता है कि हम नए चेयरमैन को इलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप एंड्रयू के खिलाफ वोट करना चाहते हैं तो अब कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी टेम्पररी चेयरमैन यानी चेयरमैन की वाइफ आपसे बात करेंगी। और दोस्तों अब चेयरमैन की वाइफ बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि ये हमारी 32nd शेयर होल्डर्स मीटिंग है। मेरे पति की दिमागी और शारीरिक हालत बहुत ही खराब है, उन्हें डिमेंशिया है और वो उठकर चल फिर भी नहीं पाते। इसलिए हमने सोचा है कि इस कंपनी को और ताकतवर बनाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बखूबी निभाऊंगी। दोस्तों इस तरह झूठ पे झूठ बोली जा रही होती है। दूसरी ओर आ जाइए जेल में, तो यहाँ जे पागलों की तरह बार बार कहता है कि एंड्रयू को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं इतनी बुरी मौत दूंगा कि वो सोच भी नहीं सकता। एंड तब उसे खाना देने के लिए उसका बॉडीगार्ड आता है। वो दरवाजे पर एक बड़े होल से खाना देता है, जिसको देखकर तो लगता है कि जे आसानी से इसमें बच निकल सकता है। खैर छोड़िए, ये डायरेक्शनल मिस्टेक लग रही है डायरेक्टर की, कोई बात नहीं। तो यहाँ जे कहता है कि तुम किसी तरह नील को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, मेरे पास एक मस्त प्लान है जो सिर्फ नील के जरिए पूरा हो सकता है। एंड यहाँ आ जाइए दोस्तों, चेयरमैन की वाइफ अपने लिए वोट मांगने की कोई कसर नहीं छोड़ती और पॉलिटिकल इलेक्शन जैसा भाषण देकर वो आकर वहाँ बैठ जाती है। फिर होती है वोटिंग शुरू, लेकिन वोटिंग शुरू करने से पहले एक आदमी आकर कहता है कि चेयरमैन आ रहे हैं। एंड यहाँ चेयरमैन की वाइफ को लगता है झटका। इतने में पीए चेयरमैन को व्हील चेयर में बैठाकर वहाँ पर लेकर आता है। चेयरमैन की वाइफ तो तुरंत जाकर कहती है कि अरे तुम्हारी तबीयत तो कितनी खराब है, तुम यहाँ पर क्यों आ गए। वो शेयर होल्डर से भी कहती है कि कोई ने उठाकर स्टेज पे बैठा दो प्लीज। और तब चेयरमैन उठ खड़ा होता है और एकदम से शान से स्टेज पर चढ़ता है और वहाँ पर बैठे सारे शेयर होल्डर्स खड़े हो जाते हैं, सभी एकदम शॉक मोड में। चेयरमैन कहता है कि मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं, प्लीज उन पर विश्वास ना करें। एंड चेयरमैन की वाइफ दोस्तों एक बार फिर सदमे में आ जाती है और सदमे में ही सबके सामने कहती है कि देखिए इन्हें डिमेंशिया है, इसलिए इनको कुछ याद नहीं रहता। चेयरमैन बने रहने के लिए अब इनके पास कोई काबिलियत नहीं है, ये कंपनी को नहीं संभाल पाएंगे अब। चेयरमैन कहता है कि अच्छा तुम इतने महीनों से चेयरमैन हो तो इस कंपनी ने थोड़ी भी तरक्की क्यों नहीं की। वो कहती है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स तो लॉस में चल रहे हैं, ऐसे में अगर ये कंपनी ठीक चल रही है तो उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। चेयरमैन कहता है कि सुनो मेरी बात, जब हमारी कंपनी का IMF से सामना हुआ तो कितनी मुसीबत में थी हमारी कंपनी, तुम्हें पता है ना। बाकी कंपनीज तो एकदम मिट गई थी, लेकिन उस वक्त मैंने अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया और अपनी कंपनी के नीचे और 10 कंपनीज बनाई। इस तरह मैंने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। डोडो ग्रुप मीडिया का चेयरमैन कौन है, प्लीज खड़े हो जाएं। और डोडो ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन भी प्लीज खड़ा हो जाए। डोडो ग्रुप फैशन, डोडो ग्रुप फूड्स, डोडो ग्रुप इंटरनेशनल और भी ऐसे कई कंपनीज बनाए मैंने, जिनके चेयरमैन प्लीज खड़े हो जाएं। आप सब बताइए कि उस वक्त कंपनी की जो हालत थी उसकी फिक्र हमें खाई जा रही थी। कितनी मीटिंग्स की होंगी हमने मिलकर, कितनी मेहनत की होगी हम सभी ने, लेकिन उन मुश्किलों को पार करके अगर मैं आज आपके सामने खड़ा होकर बात कर पा रहा हूँ तो उसका कारण क्या है। इस कंपनी और इसके नीचे और भी जितनी कंपनीज हैं उनकी तरक्की की वजह कौन है, मैं या मेरी वाइफ। सारे दोस्तों चेयरमैन और शेयर होल्डर्स चेयरमैन की बातें बखूबी समझते हैं और चेयरमैन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चेयरमैन कहता है कि यही तो हमें करना है, फिर एक बार एकजुट होकर इस कंपनी को उसके पहले वाले दर्जे तक पहुंचाना है। क्या हम सब मिलकर ये नहीं कर सकते? क्या हार मानकर चेयरमैन को बदलते रहेंगे? मुझे पता है कि आप सब मेरे साथ हैं। इस तरह का दोस्तों इमोशनल स्पीच देता है चेयरमैन और ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ शॉक पे शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी सबके सामने चिल्लाती है कि तुम्हें डिमेंशिया है, तुम कंपनी नहीं चला सकते। एंड इतने में डॉक्टर आ जाता है दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि अब आप ही सबको बताइए कि इन्हें डिमेंशिया है। डॉक्टर सबके सामने कहता है कि नहीं, चेयरमैन को डिमेंशिया नहीं है। बस दोस्तों चेयरमैन की वाइफ और नाथन की बोलती बंद हो जाती है। वोटिंग होती है शुरू। वोटिंग में
51% वोट्स पाकर चेयरमैन को फिर से ऑफिशियली कंपनी का चेयरमैन घोषित किया जाता है और चेयरमैन की वाइफ हो जाती है बेहोश। उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है दोस्तों। चेयरमैन कहता है कि आपके सपोर्ट के लिए शुक्रिया, अब हम सब मिलकर इस कंपनी को ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, जो कि ये डिजर्व भी करती है। सभी तालियां बजाते हैं। मोजो ली से कहता है कि यार क्या स्पीच था, ऐसा लगा जैसे शेर अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ रहा हो। ली कहता है कि इस चेयरमैन का युग खत्म हो गया है, अब तो इस कंपनी को एंड्रयू चलाएगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे खत्म करना होगा। हॉस्पिटल में दोस्तों चेयरमैन की वाइफ को वो वीडियो दिखाते हैं, तब जाकर सिंडी को पता चलता है और वो कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा की जान लेने की, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। लेकिन चेयरमैन की वाइफ दोस्तों पता नहीं कैसी है, चिल्लाती है कि बंद करो अपना मुंह, ये सब मैंने अपने लिए नहीं तुम दोनों के लिए किया था। नाथन कहता है कि हम सब मिलकर पापा से माफी मांग लेते हैं माँ। लेकिन चेयरमैन की वाइफ भड़क जाती है कि नहीं मांगेंगे माफी, मांग भी लेंगे तो क्या वो फिर हमें अपना लेंगे? नहीं। सिंडी कहती है कि मैं पापा से बात करूंगी, पर जब वो चेयरमैन से कहती है कि पापा माँ अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, तो वो कहता है कि नहीं बेटी, मैं जानता हूँ कि उसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है, ये तो तुम खुद आई हो मुझसे बात करने के लिए। एंड फिर वो जिना से कहता है कि मेरी वाइफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उन्हें मेरे नाम पर करने की जो फॉर्मेलिटीज हैं उन्हें शुरू कर दो। सिंडी चौंक जाती कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा, पर वो कहता है कि तुम इसमें मत पड़ो बेटा, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारी माँ का हुआ है। और फिर चेयरमैन और एंड्रयू को मीडिया वाले घेर लेते हैं और वो चेयरमैन से सवाल पे सवाल करने के बजाय एंड्रयू से सवाल करते हैं कि क्या आप जिना से शादी करने जा रहे हैं, आप दोनों में से किसने किसको प्रपोज किया या फिर नहीं। एंड्रयू कहता है नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज, और ये कहकर वो जिना को वहाँ से सेफली बाहर लेकर आ जाता है। चेयरमैन तो हैरान हो जाता है कि यहाँ क्या रोमांस चल रहा है ये। अगले सीन में एंड्रयू जिना के घर पर होता है, लगता है दोनों सेलिब्रेट करने वाले हैं, और तब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में एंड्रयू ने अपने असिस्टेंट से कहा था कि तुम ये अफवाह फैला दो कि मेरे और जिना के बीच प्यार है और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। इसी वजह से दोस्तों मीडिया वाले ये सवाल कर रहे थे, ये सब एंड्रयू का प्लान था। अब वो जिना से कहता है कि आज मुझे इतनी खुशी है कि जी करता है जोर से चिल्लाऊं। फिर वो जिना का हाथ पकड़कर कहता है देखो आज तक मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर आज मैं बता देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं मैं जी नहीं सकता। जीना तो छोड़ो, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, तुम सोच समझ कर अपना जवाब दे देना, कोई बात नहीं, तुम पर कोई प्रेशर नहीं होगा और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा, तुम्हारा जवाब जो भी हो मुझे स्वीकार है। कहकर दोस्तों वो जिना के माथे पर किस करके चला जाता है और अब जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। दूसरी ओर सिंडी ली को एक लोकल बार में लेकर जाती है। ली तो हैरान हो जाता है कि तुम्हें तो ऐसी जगह पसंद नहीं, फिर यहाँ पर क्यों लेकर आ गए मुझे। वो कहती है कि अगर मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुई होती तो शायद बहुत खुश रहती, और क्या करूं इतने बड़े घर में पैदा हो गई। फिर भी मैंने कभी जाना ही नहीं कि खुशी क्या होती है। जब मैं छोटी थी तो पता है मम्मी और पापा बहुत झगड़ते थे, मेरा भाई तो बस अपनी धुन में मस्त रहता था, मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन इसी वजह से मैंने अकेले ही सरवाइव करना सीख लिया। शायद इसीलिए कोई मुझे पसंद नहीं करता। और दोस्तों तब सिंडी शराब की बोतल को देखती है तो ले तो घबरा कर कहता है नहीं नहीं उसे मत पीना, और मैं तुम्हें पीने भी नहीं दूंगा। पर तुम्हारा लगता है थोड़ा मन तो कर ही रहा है पीने का, पर बहुत मन कर रहा है तो ये लो थोड़ा सा पी लो। कहकर दोस्तों वो थोड़ी शराब देता है एंड वो खुश हो जाती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया है, मैं सोच रही हूँ कि जल्दी शादी कर लो। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ, जल्दी से किसी और से शादी कर लो। अरे किसी और से क्यों, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। नहीं देखो मैं शादी के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे शादी करके कोई लड़की खुश नहीं रह पाएगी। अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं खुद ही खुश रह लूंगी। कहकर दोस्तों वो ड्रिंक पे ड्रिंक पीती है, लेकिन थोड़ा सा पीकर भी ना उसका असर वही होता है। तो अगले सीन में ली उसको उठाकर लेकर जा रहा होता है और वो पब्लिक में जोर से चिल्लाने लग जाती है। जेल में यहाँ दिखाते हैं जेजे को दोस्तों, जो न्यूज़पेपर में देखता है कि डोडो ग्रुप का चेयरमैन फिर से री इलेक्ट हो गया है, और ये जानकर इसको इतना गुस्सा आता है क्योंकि चेयरमैन के बाद उसकी कुर्सी एंड्रयू की हो जाएगी, ये इससे देखा नहीं जाता। वो गुस्से में न्यूज़पेपर फाड़ देता है, लेकिन तब उसे ली की बात याद आती है कि वो बी वर्ड कंपनी को डुबाने वाला है। अब बी वर्ड के ज्यादातर शेयर एंड्रयू के पास है, मतलब एंड्रयू और ली का मुकाबला होगा। बस दोस्तों इससे खुश होकर जेजे उन दोनों के बीच फूट डालने का प्लान बना लेता है। इतने में दोस्तों नेल जेजे से मिलने आता है। जेजे उसे बताता है कि एंड्रयू अब बी वर्ड का मालिक बनने वाला है, और दूसरी ओर ली ने मुझसे चैलेंज किया है कि वो बी वर्ड को मिट्टी में मिलाएगा, तो क्यों ना हम उन दोनों के बीच लड़ाई करवा दे। मेरे ऑफिस में एक सीक्रेट लॉकर है जिसके अंदर बी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें निकाल कर जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही कीजिए। अब नील कहता है कि वो तो मैं करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। देखो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ ससुर जी, बोलिए क्या करना है। नील कहता है कि वो मैं तब बताऊंगा जब तुम जेल से बाहर निकलोगे। और दोस्तों जब नील बाहर जाता है ना, तो जिराल्ड पूछता है कि आप जेजे से क्या मांगने वाले हैं।
वो कहता है कि जेजे एक नंबर का चालाक आदमी है, लेकिन उससे मुझे कोई फायदा तो नहीं हो रहा। वो बस अपने स्वार्थ की सोचता है। मुझे बस अपनी बेटी को इससे बचाना है। मैं उसे मेरी बेटी को डाइवोर्स देने के लिए कहूंगा, यही होगी मेरी मांग। दूसरी ओर एंड्रयू और ली की मीटिंग होती है। एंड्रयू पूछता है कि शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आपकी कंपनी ने फंड अमाउंट का आधा हिस्सा देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? ली कहता है कि देखो, हमारी चाइनीज कंपनी ने फैसला किया है कि हम आधा नहीं पूरा अमाउंट एक साथ देंगे, लेकिन काम खत्म होने के बाद। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा खर्चा तुम्हें उठाना होगा और जब काम पूरा हो जाएगा तो हम तुम्हें फुल अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। एंड्रयू घबरा जाता है क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट अपनी तरफ से इन्वेस्ट करके अगर बाद में वो फेल हो गया तो क्लाइंट एक पैसा नहीं देगा। तो वो ली से कहता है कि फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या कोई और रास्ता नहीं है? ली कहता है कि देखो, अभी भी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए कई कंपनीज की लाइन लगी हुई है। अगर तुमसे नहीं होता तो कह दो, मैं किसी और से बात कर लूंगा। एंड्रयू के पास दोस्तों कोई और चारा होता ही नहीं, तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बैंक से लोन लेकर कर लूंगा। हाँ, ये हुई ना बिजनेस वाली बात। ये कहकर दोस्तों ले चला जाता है। एंड्रयू यहाँ से तुरंत बैंक को कॉल करता है। दूसरी ओर दोस्तों ली मोजो से कहता है कि सुनो, उसे एक भी बैंक में लोन नहीं मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, ध्यान रखना। यहाँ से चेयरमैन की वाइफ और नाथन को दिखाते हैं जो कहीं बैठकर खा रहे होते हैं। अब वो घर भी नहीं जा सकते तो वो डोडो ग्रुप होटल जाने का फैसला करते हैं। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट $100 मांगती है रूम बुकिंग के लिए। नाथन अपना कार्ड देता है पर वो कहती है सर, कार्ड सस्पेंड कर दिया गया है, ये लो दूसरा कार्ड, इसको ट्राई करो। पर वो भी सस्पेंड हो चुका था दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ अपना कार्ड देती है लेकिन वो भी सस्पेंड था। मतलब इनके सारे कार्ड्स चेयरमैन ने सस्पेंड कर दिए हैं और ये लोग किसी भी बैंक से एक भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। चेयरमैन की वाइफ का सर चकराने लग जाता है। दूसरी ओर नेल को दिखाते हैं। वो चेयरमैन से मिलने आता है। वो अपने साथ में बी वर्ड का वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेकर आया था जिसमें उस कंपनी में हुए सारे घोटालों की डिटेल्स होती है। नेल कहता है कि ये तुम्हारा लाडला एंड्रयू, इसने जेजे के साथ मिलकर वो सब किया जो तुमने भी अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए किया था। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेशन, इलीगल लॉबिंग, एक चीज नहीं छोड़ी इसने। है तो तुम्हारा ही खून, इसलिए तुम ही पर गया है। और अब ये जेजे से बी वर्ड को पूरी तरह खरीद भी चुका है। अगर तुम चाहते हो कि ये बात किसी को पता ना चले तो मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टीज चाहिए। एक तो वो गोल्फ कोर्स और दूसरा तुम्हारी एक छोटी कंपनी। अगर तुमने मना किया, ध्यान से सुनना, तो मैं प्रूफ के साथ इसे मीडिया को दे दूंगा। फिर तुम्हारा शिकार करने के लिए इतने लोग आएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों चेयरमैन मान जाता है क्योंकि फ्यूचर में एंड्रयू उस कंपनी का चेयरमैन बनने वाला है, इसलिए उसका इमेज खराब नहीं होना चाहिए। एंड्रयू नेल की बात नहीं मानना चाहता, इसलिए दोस्तों चेयरमैन नेल की शर्त मान लेता है। दूसरी ओर दिखाते हैं ली को। उसको एक ऑडियो मैसेज आता है जिसमें एंड्रयू, जेजे और बॉडीगार्ड की बातें रिकॉर्ड की गई थी। वो भी कब की पता है? जब जेजे और एंड्रयू वैक्सीन का फॉर्मूला डिकोड करवा रहे थे, तब एंड्रयू ने कहा था कि हम साइंटिस्ट फ्रेडी का कत्ल करवाकर उसका इल्जाम ली पर लगा देंगे क्योंकि मुझे उससे सख्त नफरत है। और ये रिकॉर्डिंग नेल ने भेजी थी क्योंकि ये एक यूएसबी में जेजे के सीक्रेट लॉकर में था। नेल ने बी वर्ड के डॉक्यूमेंट्स निकालते वक्त इसको भी निकाल लिया था। अब ली कहता है कि मेरे पास एंड्रयू से नफरत करने के हजारों कारण हैं और अब उनमें से एक कारण ये भी जुड़ गया। अब तो उसकी खैर नहीं। दूसरी ओर जेजे एंड्रयू को बताता है कि तुमने धोखे से मुझसे बी वर्ड छीन लिया था ना, लेकिन ली बी वर्ड को कंगाल करके रहेगा। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। इस तरह दोस्तों वो एंड्रयू को उकसाने की कोशिश करता है और एंड्रयू गुस्से में बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे पहले से ली से सख्त नफरत थी, लेकिन अब एक और कारण जुड़ गया है उससे नफरत करने का। देख रहे हैं दोस्तों, दोनों को एक दूसरे पर इस तरह से शक और नफरत करने के कारण बढ़ रहे हैं। फिर वो ली को कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, तुम डोडो ग्रुप के ऑफिस आ जाओ। ली भी वहाँ पर जाता है तो वहाँ जीना होती है। वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए? ली कहता है कि वो एंड्रयू मुझसे मिलना चाहता है और मैंने भी सोचा अपने पुराने एसपीडी डिपार्टमेंट को भी देख लूं, तुम भी चलो। जिना घबरा कर कहती नहीं, मुझे कोई और काम आ गया है। ये कहकर दोस्तों वो चुपचाप निकल जाती है। अब ली एसपीडी के अंदर जाकर पुराने फोटोज को देखने लगता है। यहीं पर ली, जिना और एंड्रयू काम करते थे। एक फोटो में ली और जिना बहुत क्लोज होते हैं, तो वो पूछता है कि क्या जिना यहीं पर काम करती थी? मौजू तो सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बताऊं, सच बताऊं कि झूठ। वो कहता है कि हाँ। अच्छा, तो क्या मैं और जिना इतने क्लोज थे? इतने में एंड्रयू आकर उस फोटो को छीनता और कहता है मैं और जिना शादी करने वाले हैं, तुम बीच में मत आना। अब ली तो दोस्तों एकदम चौंक ही जाता है और एंड्रयू भी उसको घूरने लगता है। यहीं पर होता है पार्ट 37 का दी एंड। इंतजार कीजिए अगले पार्ट के, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। बस अब कुछ ही पार्ट्स बचे हुए हैं, फाइनल घमासान होने वाला है।